स्वागत है मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। आदमखोर बने सुअर के हमले में घायल हुआ बालक, नगर प्रशासन को नहीं है शहर को सुअर मुक्त करने की चिंता। रेलवे जंक्शन के 11 स्टॉल हुए टर्मिनेट, जनवरी माह में ठेका अवधि समाप्त होने के बाद मौखिक आदेश पर चल रहे थे स्टॉल। जेठ जेठानी और बच्चों ने मिलकर देवरानी को जिंदा जलाने का किया प्रयास। व्यापारियों ने मंडी प्रबंधन को ज्ञापन सौंपकर की 3 अप्रैल तक नीलामी बंद करने की मांग। सर ब्राह्मण महिला संगठन ने लिया जीरो वेस्ट का संकल्प और स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में सहयोग की पेश की मिसाल। अब खबरें विस्तार से। गली मोहल्लों में घूम रहे सुअर अब आदमखोर होने लगे हैं। नाला मोहल्ले में एक 5 वर्षीय बालक पर पहले तो सुअर ने हमला किया और उसके बाद उसे मुंह में दबोचकर भी रखा। इस दौरान मौजूद परिजन और मोहल्ले वासियों ने बमुश्किल उसे सुअर के चंगुल से आजाद कराया। बालक को गंभीर हालत में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। नगर पालिका द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत रैंकिंग लाने के लिए साफ सफाई और रंग रोगन जरूर करा रही है, लेकिन नगर पालिका को शहर के गली मोहल्लों में घूम रहे सुअरों को लेकर कोई चिंता नहीं है। यही वजह है कि शहर में सुअरों की भरमार हो रही है। लोगों के घरों में सुअर घुस रहे हैं। हद तो बुधवार को शाम लगभग 4 बजे तब हो गई जब घर के सामने खेल रहे नाला मोहल्ला निवासी 5 वर्षीय रेहान पर एक आदमखोर सुअर ने हमला कर मुंह में भर लिया। परिजनों ने बमुश्किल उसे बचाया, लेकिन इस हादसे के बाद शहर में सुअरों को लेकर दहशत बढ़ गई है। शहर में कुछ साल पहले भी इसी तहत बंगलिया क्षेत्र में सुअर के हमले में बच्चे के घायल होने की घटनाएं हुई थी। तब शहरवासियों की मांग पर नगर पालिका ने सुअर मालिकों को नोटिस देकर उन्हें पकड़ने के निर्देश दिए थे। कुछ दिनों तक तो मामला गरमाया, लेकिन नगर पालिका के सुस्त रवैये के चलते मुहिम ठंडे बस्ते में चली गई। यहाँ तक कि सुअरों को गोली मारने की योजना भी बनाई गई थी, पर किसी भी योजना पर अमल नहीं हुआ। सुअरों के हमला करने की यह कोई पहली घटना नहीं है। वर्ष 2016 में इसी तरह झुग्गी बस्ती में सो रही प्रिया और परी नामक 2 बच्चियों को सुअर उठाकर ले गए थे। वह 5 माह की प्रिया को खा गए थे, लेकिन बड़ी बच्ची परी किसी तरह बच गई थी। आदमखोर हो रहे सुअरों को पकड़ने के लिए प्रशासन गंभीर क्यों नजर नहीं आ रहा है, यह समझ से परे है। इस संबंध में जब एसडीएम एमएस रघुवंशी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि शहर को जल्द ही सुअर मुक्त किया जाएगा। इसके लिए नगर पालिका को निर्देशित किया गया है कि सभी सुअर पालकों को अपने अपने सुअर पकड़ने के नोटिस जारी किए जाएं। बावजूद इसके सुअर मालिक लापरवाही करते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर संचालित 11 खानपान स्टॉलों की समय अवधि पूरी होने से उन्हें बंद करने के आदेश जारी हुए। दरअसल 2 माह से यह स्टॉल मौखिक आदेश पर चल रहे थे। पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल के इटारसी रेलवे जंक्शन पर संचालित लगभग 1 दर्जन खानपान स्टॉलों की ठेका अवधि समाप्त होने के बाद रेल प्रशासन द्वारा उन्हें टर्मिनेट करने की तैयारी की है। हालांकि अवधि जनवरी माह में ही समाप्त हो चुकी थी। रेलवे ने उनका नवीनीकरण नहीं किया और न ही खानपान लाइसेंसियों को एक्सटेंशन मिला, जबकि ठेकेदारों ने एक्सटेंशन के लिए तमाम प्रयास कर चुके हैं। खास बात यह है कि जनवरी माह में समाप्त हुए ठेके के बाद भी यहां 11 खानपान स्टॉल सिर्फ मौखिक आदेश पर ही चल रहे थे, जिन्हें बंद करने के निर्देश आला अधिकारियों द्वारा जारी किए गए। गुरुवार को टीम भोपाल से अमरकंटक एक्सप्रेस द्वारा इटारसी जंक्शन पहुंची, जहां उक्त खानपान स्टॉलों को बंद करने की प्रक्रिया पूरी की गई। संखेड़ा ग्राम निवासी महिला को उसी के जेठ जेठानी और उनके बच्चों ने मिलकर हत्या करने का प्रयास किया है। महिला पर केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया गया है। हालांकि पड़ोसियों की मदद से उसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल पहुंचाया गया। विवाद खेत में फसल कटाई को लेकर होना बताया जा रहा है। रामपुर थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम संखेड़ा निवासी 34 वर्षीय लक्ष्मीबाई पति पवन सिंह राजपूत बीती रात अपने घर में थी, जहां उसके जेठ कमल सिंह राजपूत, जेठानी रूपाबाई, भतीजा राजा एवं नाबालिग भतीजी ने केरोसिन डालकर महिला को जिंदा जलाने का प्रयास किया। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। हालत नाजुक होने के कारण प्राथमिक इलाज के बाद महिला को भोपाल हमीदिया रेफर किया गया। घटना के दौरान महिला का पति घर में नहीं था। उसी दौरान उसका जेठ घर के सामने आकर गाली गलौज करने लगा। जेठ ने गाली गलौज देते हुए कहा कि उसने उनके खेत का गेहूं क्यों नहीं काटने दिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने में ही जेठ की पत्नी और बच्चे भी आ गए। सभी मिलकर धमकी दे रहे थे कि जान से मार देंगे। इतने में ही जेठानी ने केरोसिन की कुप्पी लाकर जेठ को दी। उन्होंने महिला को पकड़कर उसके ऊपर केरोसिन डालकर माचिस से आग लगा दी। जब महिला बुरी तरह जलने लगी तभी पड़ोसियों की मदद से उसके शरीर की आग बुझाई गई। इधर इसकी जानकारी रामपुर पुलिस को मिलने पर डायल 100 मौके पर पहुंची थी।
महिला आग में बुरी तरह जल गई थी, जिसे पुलिस की मदद से उपचार के लिए शासकीय अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद भोपाल रेफर कर दिया गया। इस घटना के पहले भी उनके बीच विवाद हो चुके हैं। महिला और उसके परिवार में लंबे समय से झगड़ा चल रहा है। थाना प्रभारी मानवेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि चारों आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमला करने की कोशिश करने का मामला दर्ज किया गया है। महिला आग में 45% तक जली है, उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। इस संबंध में थाना प्रभारी मानवेंद्र सिंह भदौरिया से बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि फसल कटाई को लेकर विवाद होना पाया गया है। इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। भगवान श्री झूलेलाल जन्मोत्सव चेटी चंद पर्व सिंधी समाज द्वारा हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इस तारतम्य में 29 से 29 मार्च को 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए डांस कंपटीशन रात्रि 9 बजे से आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं और 12 वर्ष तक के बच्चों ने विभिन्न गीतों पर शानदार नृत्य की प्रस्तुति दी। 31 मार्च को रात्रि 9 बजे से अलायछा थी क्यों कॉमेडी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पति पत्नी, भाई भाई, भाई बहन, चाचा भतीजा, दोस्त दोस्त की जोड़ी ने भाग लेकर शानदार प्रस्तुति दी। इस दौरान रंगोली प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। सभी ने अपने अपने घरों में रंगोली सजाई। 1 अप्रैल को पूजा की थाली सजाओ प्रतियोगिता रात्रि 8 बजे से व महाआरती भगवान श्री झूलेलाल मंदिर में रात्रि 10 बजे होगी। 2 अप्रैल चेती चांद पर्व के अवसर पर सुबह 7 बजे ज्योति प्रज्वलित होगी। सुबह 9 बजे से जनेऊ संस्कार, 9:30 बजे विशाल वाहन रैली, 10 बजे पूज्य बहराणा साहब का निर्माण एवं भजन कीर्तन झूलर सेवा समिति द्वारा आयोजित किए जाएंगे। दोपहर 1 बजे बहराणा साहब पूजा अर्चना, आरती एवं पल्ला व प्रार्थना होगी। इसके बाद दोपहर 1:30 बजे से भंडारा भगवान श्री झूलेलाल मंदिर पर होगा। शाम 5 बजे विशाल शोभा यात्रा भगवान श्री झूलेलाल मंदिर से स्टेट बैंक, गांधी स्टेडियम, रेस्ट हाउस, RMS रोड, जयस्तंभ चौक पर भव्य आतिशबाजी, तुलसी चौक के उपरांत सिंधी बाजार स्थित भगवान श्री झूलेलाल मंदिर पर पूजा अर्चना, पल्ला पश्चात सेठानी घाट नर्मदापुरम प्रस्थान होंगे। कृषि उपज मंडी में व्यापारी एसोसिएशन द्वारा ज्ञापन मंडी प्रबंधन को सौंपा गया है। उनकी मांग है कि 31 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक विभिन्न अवकाश और बैंकों में लेखाबंदी का कार्य होने के चलते मंडी में नीलामी का कार्य बंद किया जाए। कृषि उपज मंडी में 31 मार्च गुरुवार से लेकर 3 अप्रैल तक नीलामी कार्य बंद हो गया है। वहीं अब 4 अप्रैल सोमवार से ही पुनः अनाज की खरीदी का काम प्रारंभ होगा। कृषि उपज मंडी के प्रबंधन समिति की ओर से बताया गया है कि व्यापारी एसोसिएशन के ज्ञापन के अनुसार 31 मार्च एवं 1 अप्रैल को लेखक बंदी होने से नीलामी कार्य बंद रहेगा। 2 अप्रैल को शासकीय अवकाश होने और 3 अप्रैल को रविवार होने की वजह से नीलामी कार्य बंद रहेगा, जिसके चलते सोमवार 4 अप्रैल से ही पुनः नीलामी कार्य प्रारंभ होगा। क्षेत्र के किसानों से इस अवधि में कृषि उपज मंडी में अपनी उपज न लाने की अपील की गई है। रबी सीजन की फसलों की एक मुख्य उपज गेहूं की कटाई के बाद आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के द्वारा खेतों में नरवाई चलाने बंद नहीं किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आए दिन खेतों में आगजनी होने की सूचनाएं प्रशासन की टीम के पास आ रही हैं। गुरुवार की सुबह करीब 12:30 बजे रामपुर डूमरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सिलारी ग्राम के निकट किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गेहूं कटाई के बाद नरवाई में आग लगा दी गई, जिस पर मुश्किल फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर काबू पाया। हालांकि प्रशासन पूर्व के वर्षों में हुए आगजनी से नुकसान को देखते हुए नरवाई न जलाने को लेकर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता शिविर आयोजित कर समझाइश दे रहा है। बावजूद इसके आसपास के क्षेत्र के किसान ग्रीष्मकालीन मूंग लेने के लिए खेतों को सुधारने के उद्देश्य से नरवाई में आग लगा रहे हैं। इसके बाद प्रशासन सख्त हुआ। किसी भी खेत में आगजनी होने पर, नाम खुलासा होने पर संबंधित के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा धारा 144 भी लगा रखी है, लेकिन किसान आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में आग लगाने से बास नहीं आ रहे हैं, जिससे नरवाई के साथ ही गेहूं की खेतों में खड़ी फसलों को भी भारी नुकसान होने की संभावना बन रही है। इस संबंध में SDM मदन सिंह रघुवंशी ने बताया कि पूर्व के सालों में आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में नरवाई में आग जलाने को लेकर प्रशासन द्वारा खासी जागरूकता एवं प्रचार प्रसार किया गया, लेकिन किसानों ने उससे सबक नहीं लिया है। अभी भी किसानों के द्वारा अपने खेतों में नरवाई में आग लगाई जा रही है। उन्हें ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल लेने की जल्दी है। प्रशासन सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। ये बात सही है कि होशंगाबाद ज़िले में नरवा जलाने की बड़ी समस्या है और लोग मूंग बोने की, जो ग्रीष्मकालीन मूंग बोते हैं, उसके चक्कर में जल्दी से जो है उसको बखरनी करने के लिए जो खेत की फसल काटते हैं, इसके बाद जो नरवाई बचती है उसको जलवा देते हैं। तो उससे 2 तरह के नुकसान होते हैं। एक तो हमारे जो पोषक तत्व हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, जो जीवाणु होते हैं। दूसरा, मिट्टी भी जो है वो कंकड़ के रूप में पत्थर जैसी होने लगती है धीरे धीरे, और फिर पर्यावरण भी दूषित होता है।
इसके साथ साथ कई लोगों की जो आसपास फसलें खड़ी हुई होती हैं वो भी जल जाती हैं, घरों में आग लग जाती है। कई पिछले 2-3 साल पहले कुछ जनहानि भी हुई थी। तो ये एक ऐसा काम है जिसको रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। धारा 144 भी लगाई गई है उसको रोकने के लिए, लेकिन लोग जो है किसी न किसी तरह छिपके लगा देते हैं उनके खिलाफ। आज आपने पेपर में पढ़ा होगा कि कलेक्टर साहब के निर्देश पर दो किसानों के खिलाफ FIR भी हुई है। हम भी जो है FIR करने के लिए उसमें हमने रिपोर्ट बुलाई है कि हम रिपोर्ट उसके ऐसे लोगों की जिन्होंने नरवाई में आग लगाई प्रतिबंध के बावजूद भी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो इसके जागरूकता के लिए भी हम जो है बार बार कृषि विभाग के माध्यम से, हमारे सचिवों के माध्यम से और राज्य विभाग के माध्यम से भी उसमें प्रयास करते हैं कि लोग जागरूक हों कि वो ना करें। कुछ लोग उसमें समझने लगे हैं, कुछ लोग नहीं भी जलाते हैं, रोटावेटर चला के और खेती को तैयार करके अगली फसल के लिए खेत तैयार करते हैं। तो मेरी यही निवेदन है कि हमारे खेती के लिए भी, पर्यावरण के लिए भी और दूसरे की जान माल की सुरक्षा के लिए नरवाई में आग ना लगाएं। बस एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज़ के साथ। MGM School believes that a better tomorrow lies in the young minds of children. At MGM, children not only excels in academic subjects but also in extracurricular activities like yoga, art, music, debates and seminars, which when blends together develops a socially skilled and healthy child. Laboratories help children to learn concepts and theories practically. The scenic drive through nature using CCTV and GPS-enabled buses reaches to an eco-friendly campus with smart classes. Our skillfully experienced teachers always encourage kids to think independently and nurture their successful future. We welcome you all to become a part of this legacy. Admissions open for classes nursery to class 9th and class 11th. Your future begins here. Explore, engage and empower to get future ready. हाय, दिस इज सुधा चंद्रन। जब भी मैं डांस करती हूँ तो मेरे दिल के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ती है वो काफी है मेरे चेहरे पर, वो चमक बिखेरने के लिए। और यही खुशी मैं देखती हूँ जब बचपन प्ले स्कूल के बच्चे उनके टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं। As we all know that the first 3-4 years of childhood are very very crucial because they are the formative years in one's life. और उसी टाइम पे they need that proper love, care and attention. Thank you so much Bachpan Play School for making this contribution because only then our children will bloom and today's students are our country's future. बस इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1100 बचपन प्ले स्कूल्स है जो यही काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है ना? कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, मिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं मिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को।
ज़िंदगी में किसी भी रास्ते पर चलने से पहले उस रास्ते की जानकारी और सच्चाई दोनों से वाकिफ होना हमें बहुत ज़रूरी है। नमस्कार साथियों, मैं मंजू ठाकुर, सेंटर हेड नोबल कंप्यूटर सर्विसेज इटारसी। स्टूडेंट के टैली को लेकर बहुत से प्रश्न होते हैं, जैसे टैली कहाँ से करें या टैली के बारे में और भी जानकारी या फिर उसके बाद जॉब। इन्हीं सारे प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने आज आई हूँ। हो सकता है ये आपके भी प्रश्न हो, इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहला प्रश्न होता है कि हम टैली किसी भी सेंटर से करें क्या फ़र्क पड़ता है। इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी कि टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी है जिसने कि टैली बनाया था, और जिसने बनाया और वही जब एजुकेशन देना चाहे तो इसके लिए उन्होंने अपने हर जिले में अधिकृत TIL स्टार्ट किए। नोबल कंप्यूटर सर्विसेज पिछले 19 वर्षों से करीबन 10,000 स्टूडेंट को टैली सिखाकर एक भरोसेमंद और मनपसंद नाम बना हुआ है। तो जब आपके शहर में अधिकृत टैली सेंटर है तो फिर कहीं आप एजुकेशन लेने और क्यों जाओगे? क्योंकि आप टैली के लिए एकदम नए होते हैं, तो जिस सॉफ्टवेयर पे आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि असली या नकली है। मैं बात कर रही हूँ लाइसेंस वर्जन या लाइसेंस सॉफ्टवेयर और पायरेटेड सॉफ्टवेयर की। इन दोनों में फीचर्स की बात करूँ तो करीबन 30 से 40% का अंतर होता है, जो कि स्टूडेंट समझ नहीं पाता है। इसके अलावा बहुत से सेंटर ऐसे होते हैं जो कि एजुकेशन वर्जन पर टैली की प्रैक्टिस कराते हैं। इन्हीं दोनों चीज़ों से बचने के लिए आपको अधिकृत सेंटर पर आना चाहिए, जहां पर कि लाइसेंस वर्जन पर इन्वेंट्री और अकाउंटिंग के सारे फीचर्स प्रॉपर वर्क करते हैं, जो कि अब आपको सीखना है। अधिकृत सेंटर से ऑनलाइन एग्जाम पास करने के बाद स्टूडेंट को वेरीफाइबल सर्टिफिकेट मिलता है। इस सर्टिफिकेट को कोई भी टैली एजुकेशन की वेबसाइट पर जाकर सर्टिफिकेट नंबर से वेरीफाई कर सकता है। स्टूडेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाएगी। इसके अलावा सर्टिफिकेट की यदि वैल्यू बोलूँ तो इंडिया में सभी जगह एक जैसी होती है। प्लेसमेंट की यदि हम बात करें तो टैली ने अपने स्टूडेंट को ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड किया हुआ है, जिस पर स्टूडेंट का ID होता है। यह ID टैली करने के बाद भी, स्टूडेंट के सेंटर से जाने के बाद भी एक्टिव होता है। इसी पोर्टल से स्टूडेंट को जॉब के ऑफर्स आने वाले हैं, और इसी पोर्टल पर स्टूडेंट के लिए अपडेट्स होंगे, मॉक टेस्ट होंगे और लाइब्रेरी की सुविधा भी होगी। इंडस्ट्री प्रिफर्ड करिकुलम, ये पहचान है अधिकृत सेंटर की, जिसके अंतर्गत कंटेंट या बुक बोले और वर्कबुक स्टूडेंट को देते हैं। अपडेट वर्जन पर ट्रेन फैकल्टी के बीच वर्कबुक से रेगुलर स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं। टीचिंग मेथड की बात करूं तो 70% स्टूडेंट को प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यदि मैं जॉब की बात करूं तो हर साल इंडिया में करीबन 13 लाख जॉब MSMEs में जनरेट होती है, और जिनमें से हर 7वीं जॉब टैली अकाउंट्स और फाइनेंस के लिए होती है। इसके अलावा टैली ने अकाउंट्स के क्षेत्र में मार्केट का 95% भाग कैप्चर करके रखा है। मतलब कंपनी को टैली ट्रेन चाहिए, मतलब अब जॉब मिलना बहुत ही आसान हो गया है। कोर्स के बारे में यदि मैं बात करूंगी तो हर अधिकृत सेंटर पर बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे कोर्स अवेलेबल होते हैं, जिनमें कॉमर्स के स्टूडेंट के साथ साथ अन्य संकाय के स्टूडेंट बहुत आसानी से टैली सीख सकते हैं, क्योंकि वर्कबुक आपके सामने है, ट्रेन फैकल्टी आपके पास है। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10th होती है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमें सिर्फ और सिर्फ अधिकृत सेंटर से ही टैली करना चाहिए। याद रखिए, आपका सही फैसला, सही चुनाव आपके करियर को एक सही दिशा ही दे सकता है। अपना और अपनों का ध्यान रखें। शुक्रिया। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2,000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4,000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6,000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8,000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 0989304
5437। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी, 07572404747। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। क्षेत्रीय सांसद उदय प्रताप सिंह ने शून्यकाल के दौरान लोकसभा में मध्य प्रदेश के संसदीय क्षेत्र क्रमांक 17 होशंगाबाद के नगर होशंगाबाद का नाम परिवर्तन कर नर्मदापुरम किए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद ज्ञापित किया। भाजपा जिला मीडिया सह प्रभारी राजा तिवारी ने बताया कि सांसद राव उदय प्रताप सिंह ने संसद में कहा कि मध्य प्रदेश के संसदीय क्षेत्र क्रमांक 17 होशंगाबाद के नगर होशंगाबाद के नाम से था, जो कि नर्मदापुरम हो गया है। इसलिए निर्वाचन आयोग एवं लोकसभा की वेबसाइट पर संसदीय क्षेत्र क्रमांक 17 का नाम होशंगाबाद के स्थान पर नर्मदापुरम किए जाने का आग्रह किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद ज्ञापित किया। लोकसभा सभापति के सामने सांसद ने कहा कि अभी यहाँ मेरा नाम जब पुकारा जाता है सांसद होशंगाबाद, जबकि 12 फरवरी नर्मदा जयंती के अवसर पर केंद्र व राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम कर दिया है। सांसद ने कहा कि कई वर्षों पूर्व हुशंग शाह लुटेरे ने मेरे संसदीय क्षेत्र में लूटपाट की थी और उसके नाम से नाम होशंगाबाद हो गया। अब मैं चाहता हूं कि अंतिम रूप से उस हुशंग शाह की स्मृति मिटा दी जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि सैकड़ों साल पुरानी हमारी जो एक समस्या थी, एक ज़माने में हुशंग शाह लुटेरे ने लूट करते हुए मेरे संसदीय क्षेत्र का जो मुख्यालय होशंगाबाद जिसके नाम से रखा गया था, वो होशंगाबाद नाम रख के वो चले गए थे। सैकड़ों सालों से इस चीज़ को वहाँ के लोग बड़े दुख के साथ झेल रहे थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भारत सरकार का और प्रदेश की सरकार का कि पिछले 8 फरवरी को नर्मदा जयंती के अवसर पर उस शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है और संभागीय मुख्यालय का नाम, जिला मुख्यालय का नाम और रेलवे स्टेशन का नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है। वहां पर उल्लेख भी होता है, वेबसाइट पर भी दर्ज किया गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, जिस समय मैं ये शून्यकाल में विषय रख रहा हूं, सामने जो नाम निकल के आ रहा है वहां उदय प्रताप सिंह होशंगाबाद लिखा हुआ है, तो लोकसभा के अंदर और इलेक्शन की हमारी जो वेबसाइट चुनाव आयोग के यहाँ पर भी ये नाम परिवर्तित हो और होशंगाबाद की जगह नर्मदापुरम नाम कर दिया जाए, जिससे अंतिम रूप से होशंग शाह लुटेरे की जो स्मृति है उसको हम समाप्त कर सकें, अपने जहन से निकाल सकें। आपके माध्यम से यही सरकार से अनुरोध है। धन्यवाद। सर्वब्राह्मण महिला संगठन ने अपने सभी कार्यक्रमों को जीरो वेस्ट करने का संकल्प लिया है। नगरपालिका के आह्वान पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में सहयोग लेते हुए ब्राह्मण समाज की महिलाओं ने 2 कार्यक्रम जीरो वेस्ट किए हैं और आगे भी इसी कार्यक्रम में करने का संकल्प लिया है। उनके इस सहयोग पर संगठन को प्रशस्ति पत्र एवं ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्रीमती हेमेश्वरी पटले ने समाज की महिलाओं को स्वच्छता अभियान में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और महिलाओं से अपेक्षा की है कि अपने आसपास और अपने परिचितों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करें। उन्होंने महिलाओं से कहा कि ये होम कंपोस्टिंग बेहतर तरीके से कर सकती हैं, इस दिशा में प्रयास करें। कचरा वाहन में अलग अलग कचरा डालें, यदि एक दिन गाड़ी ना आए तो दूसरे दिन का इंतजार करें, पॉलीथीन का उपयोग न करें। सीएमओ श्रीमती पटले ने जीरो वेस्ट होली मिलन समारोह का आयोजन किया था। इसके लिए संगठन को नगरपालिका की ओर से ट्रॉफी दी गई। भगवान परशुराम जयंती के लिए महिला संगठन की बैठक हुई थी, यह भी जीरो वेस्ट थी। इसके लिए सीएमओ ने संगठन को सहयोग के लिए प्रशस्ति पत्र भेंट किया था। इस अवसर पर अध्यक्ष प्रीति दुबे,
सचिव सुषमा पांडे, रेखा दुबे, नीता चौबे, मंजुला तिवारी, हेमा पुरोहित, प्रतिभा दुबे, माधवी मिश्रा, पूजा तिवारी, शीतल तिवारी, पूनम तिवारी, अनीता जोशी आदि उपस्थित रहे। राष्ट्रीय घरेलू एवं असंगठित कामगार संघ के राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र वर्मा ने जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से मांग की है कि नर्मदापुरम जिले में तेजी से बाल मजदूर बढ़ रहे हैं। बाजारों में सैकड़ों की संख्या में बाल मजदूर काम करते देखे जा सकते हैं। बाजारों में सैकड़ों की संख्या में बाल मजदूर काम करते देखे जा सकते हैं। कई दुकानदार उनसे भारी भरकम काम कराते हैं। 12-12 घंटे बालकों व किशोरों से काम लिया जाता है। कुछ चंद रुपयों में बालकों से घंटों तक भारी भरकम काम कराया जाता है और न ही उनके स्वास्थ्य चिकित्सा की उचित व्यवस्था है। बाजार में कुछ चंद रुपयों का प्रलोभन देकर समूचे बाजार में भारी संख्या में बालकों द्वारा काम कराया जा रहा है। बाल मजदूरी कराना अपराध की श्रेणी में आता है। राष्ट्रीय घरेलू एवं असंगठित कामगार संघ के राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र वर्मा ने नर्मदापुरम संभाग सहायक श्रम आयुक्त एवं जिला प्रशासन से मांग की है कि समस्त नगरपालिका व नगर पंचायत एवं जनपद पंचायत स्तर पर जांच कमेटी गठित की जाए एवं बाजारों में सघन निरीक्षण कर बाजारों में बाल मजदूरी कराने वाले लोगों पर उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाए। जूनियर इंस्टीट्यूट ग्राउंड पर नव जागृति क्लब न्यूयॉर्क द्वारा फुटबॉल की नर्सरी से निकालकर साई हॉस्टल अकेडमी धार में 70 बच्चों में कुल 10 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। इस अवसर पर पूर्व सरपंच राकेश चंदेले, फरीद खान, अर्जुन सिंह ठाकुर, संजय निहाता, अजय सैन, गौतम पवार, शहजाद खान सहित विभिन्न विधाओं के खिलाड़ी उपस्थित थे। जूनियर इंस्टीट्यूट ग्राउंड पर नव जागृति क्लब न्यूयॉर्क द्वारा फुटबॉल की नर्सरी से निकलकर साई हॉस्टल अकेडमी धार में 70 बच्चों में कुल 10 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। उसमें न्यूयॉर्क के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारी नेता बलराम सोनिया के 13 वर्षीय पुत्र राजवीर सोनिया थापा का चयन हुआ है, जबकि यह चयन 19 वर्ष के बच्चों के लिए था। मगर सबसे कम उम्र बच्चों में राजवीर है। ये 1 अप्रैल को ज्वाइन करेंगे और 3 अप्रैल को मैच भी खेलेंगे। उनका भव्य स्वागत किया गया। अटल बाल पालक मोहम्मद नौशाद के द्वारा निजी स्पॉन्सर कॉमेंट के तहत वार्ड नंबर 9 केंद्र 68 निवासरत आमीन खान पिता स्वर्गीय शाहिद खान को गोद लिया गया था, जिसने 31 मार्च को बच्चे और उसकी मां से मुलाकात कर स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा एवं अन्य पारिवारिक जानकारियां ली। आंगनवाड़ी कार्यक्रम के तहत वार्ड नंबर 9 केंद्र 19 को अलमारी, 2 कुर्सी, टेबल, सीलिंग फैन एवं 2 शीशे प्रदान किए गए। इस दौरान पर्यवेक्षक छवि यादव, कार्यकर्ता यशोदा यादव, सहायिका सुनीता कुशवाहा उपस्थित रहे। अटल बाल पालक मोहम्मद नौशाद के द्वारा निजी स्पॉन्सर कॉमेंट के तहत वार्ड 9 केंद्र 68 निवासरत आमीन खान पिता स्वर्गीय शाहिद खान को गोद लिया गया था, जिसने 31 मार्च को बच्चे और उसकी मां से मुलाकात कर स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा एवं अन्य पारिवारिक जानकारियां ली गई। साथ ही आश्वासन लिया गया कि भविष्य में किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ने पर सहयोग करेंगे। मालूम हो कि इनके द्वारा प्रति माह 2000 रुपये की राशि आमीन एवं उसकी मां के संयुक्त खाते में दी जा रही है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। आदमखोर बने सुअर के हमले में घायल हुआ बालक, नगर प्रशासन को नहीं है शहर को सुअर मुक्त करने की चिंता। रेलवे जंक्शन के 11 स्टॉल हुए टर्मिनेट, जनवरी माह में ठेका अवधि समाप्त होने के बाद मौखिक आदेश पर चल रहे थे स्टॉल। जेठ जेठानी और बच्चों ने मिलकर देवरानी को जिंदा जलाने का किया प्रयास। व्यापारियों ने मंडी प्रबंधन को ज्ञापन सौंपकर की 3 अप्रैल तक नीलामी बंद करने की मांग। सर ब्राह्मण महिला संगठन ने लिया जीरो वेस्ट का संकल्प और स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में सहयोग की पेश की मिसाल।